जैसे लास्ट क्लास में ना हमने म्यूचुअल इंडक्शन किया था ऑफ द टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे म्यूचुअल इंडक्शन का ही टॉपिक है। एक डेफिनेशन है दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, दैट इज़ के, कैपिटल के, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ने ये मेजर करना है कि प्राइमरी कॉइल की कितनी फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के लिंक में आती है। इसने बताना है हमें कि फ्लक्स लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। जैसे ये अपने पास प्राइमरी कॉइल है, इसके ऊपर ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल है। इसमें तो फ्लक्स लिंक मैक्सिमम है, इसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है प्राइमरी कॉइल और ये है अपने पास सेकेंडरी कॉइल। इसमें फ्लक्स लिंक है ही नहीं। प्राइमरी की जो मैग्नेटिक लाइंस है वो सेकेंडरी के साथ बहुत कम लिंक कर ही नहीं रही, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कम होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग सिंपल बात यह है कि कॉइल के अपने नेबर के साथ कैसे रिलेशन है। अच्छे रिलेशन है तो फ्लक्स लिंक ज़्यादा होगा, अच्छे रिलेशन नहीं है तो फ्लक्स लिंक नहीं होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ने फ्लक्स लिंक डिटरमिन करना है प्राइमरी कॉइल का किसके साथ? सेकेंडरी कॉइल के साथ। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? इट मेजर द फ्लक्स लिंक, इट मेजर द फ्लक्स लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, flux link between primary and secondary coil, and it depend on the qualitative, it depend on the how the coils are placed, it depend हाउ द कोइल्स आर प्लेस्ड, कोइल कैसे रखी हुई है। देखो दोनों सोलेनॉइड एक जैसे ही है, वो तो सेम है। इसमें कोइल्स कोएक्सियल रखी है, इसमें कोइल्स कोएक्सियल नहीं रख रही है। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि फॉर्मूले के बगैर अगर अपन ने बताना है तो ये है कि हाउ द कोइल्स आर प्लेस्ड, नज़दीक रखी है, दूर रखी है, कैसे रखी है, उसके हिसाब से फ्लक्स लिंक आएगा प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ। लेकिन अगर हम क्वान्टिटेटिव इसका फॉर्मूला देखें तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के की वैल्यू होती है m/√ऑफ L1 L2 या LP LS कर लो। LP है प्राइमरी की सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज LS? सेकेंडरी की सेल्फ इंडक्शन। LP है प्राइमरी की सेल्फ इंडक्शन, LS है सेकेंडरी की सेल्फ इंडक्शन, M तो आपको पता ही है म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, अब ना हमने जो पिछले इससे पहले भी लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि K की वैल्यू मतलब ये वैल्यू m/√L1 L2 <1 आती है। ये हमने प्रूफ किया था ना। इसका मतलब m/√L1 L2 है क्या था? क्या फिर K था। इसका मतलब K की वैल्यू किससे लेस आ रही है? 1 से लेस आ रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 से कम होता है, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर A1 A2 बराबर हो जाए, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का एरिया इक्वल हो जाए, जो होता नहीं, लेकिन बाई चांस पॉसिबल तो हो सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल आर आइडेंटिकल, दोनों का एरिया क्या हो? अगर सेम हो। तो अगर दोनों का एरिया सेम होगा तो K की वैल्यू 1 भी हो सकती है। सेकंड केस है ये, अगर दोनों का एरिया सेम होगा तो K की वैल्यू 1 भी हो सकती है। आपने अभी पिछले जो डेरिवेशन की थी, फॉर्मूला किया था ना, उसमें मैंने ये बताया था ना आपको, ये वैल्यू थी अपने पास सोल्व करके, ये वैल्यू आई थी पिछले न्यूमेरिकल में, लास्ट लेक्चर के न्यूमेरिकल में, लास्ट न्यूमेरिकल में। तो अगर A1 A2 दोनों बराबर हो जाए फिर ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स आइडेंटिकल है, लिखेंगे आप, इफ़ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर आइडेंटिकल एंड दे आर कोएक्सियल आल्सो, आइडेंटिकल भी है और कोएक्सियल भी है।
आइडेंटिकल का मतलब होता है लेंथ भी सेम है और एरिया भी सेम है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल आइडेंटिकल भी है एंड कोएक्सियल आल्सो, देन के इक्वल टू 1, देन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इक्वल टू 1। तो एक स्पेशल केस आ गया ये। तो इसलिए अब जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के है उसकी वैल्यू 99% केसेस में तो लेस देन 1 होती है। एक स्पेशल केस आ गया, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की डिमेंशन सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो के की वैल्यू 1 भी हो सकती है। इसलिए के को हम लेस देन इक्वल टू 1 लिखते हैं। 99% केस में तो लेस देन 1 ही है, बट एक केस ऐसा है इसमें इक्वल टू 1 भी हो सकता है जब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स की ज्योमेट्री सेम हो। अब ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में तो आपने लेस देन 1 नहीं लिखना। अगर ये ऑप्शन है इक्वल टू वाली तो इक्वल टू वाली लिखनी है, लेस देन इक्वल टू 1 लिखना है। तो ये आपको मैंने कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में बताया। ये रेशो है, इट हैज़ नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं है क्योंकि ये रेशो है m/√L1L2 की, इट हैज़ नो यूनिट्स। तो बच्चे अभी तक तो मैं आपको म्यूचुअल इंडक्शन कोएक्सियल सोलेनोइड्स की ही आप बात करी जा रही है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन किसी भी तरह की कॉइल का हो सकता है। तो अगला आपका केस वही कर रहे हैं, लिखेंगे हम कोई केस इसमें, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सर्कुलर कॉइल्स, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन of two circular coils having radii R1 and R2, where R1 less than R2. These circular coils are coplanar and concentric. These circular coils are coplanar एंड कॉन्सेंट्रिक। अब हमने इसका म्यूचुअल इंडक्शन पता लगाना है, तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करने का। जो मर्जी केस आ जाए आप सोल्व कर सकते हो। तो आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स है, ये अपन ने बना दी। अब R1 लेस दिया हुआ है, तो इनर वाली जो कॉइल होगी उसका रेडियस R1 होगा, बाहर वाली कॉइल का रेडियस R2 होगा। ये अपन ने लिख लिया। उसके बाद आपने चॉइस करनी है, ढूंढना है कि प्राइमरी कॉइल कौन सी है, ये ढूंढना ज़रूरी है। प्राइमरी कॉइल हमेशा बड़ी वाली कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल छोटी कॉइल होती है, प्राइमरी बड़ी कॉइल होती है। तो बड़ी कॉइल ये वाली है बाहर वाली, तो ये प्राइमरी लेनी है। और करंट भी प्राइमरी कॉइल में ही फ्लो करता है, तो अगर करंट प्राइमरी कॉइल में ही लेते हैं अपन तो IP करंट फ्लो करा दो प्राइमरी में। ये आपको देखना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि प्राइमरी कॉइल क्या लेनी है, करंट भी खुद ही चॉइस करना है। तो प्राइमरी कॉइल में मैंने करंट भी बना दिया और उसकी चॉइस भी कर ली कि बाहर वाली कॉइल प्राइमरी है। अब आपने इस प्राइमरी कॉइल का ना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये सर्कल है, अभी तक हमने सोलेनोइड पढ़ा था, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड लिखा था। अब ये सर्कुलर कॉइल आ गई है, तो ये सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा डेट इज़ μ0/4π2πI/r। ये फॉर्मूला अपने के पास है। सर्कल के सेंटर पे हमने ये फॉर्मूला याद किया हुआ है, μ0/4π2πIP/r2। सर्कल के सेंटर पे ये फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, μ0/4π2πIP/r2। तो आपका पहला स्टेप पता क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन जब भी निकालनी है आपने पहले ढूंढना है कि प्राइमरी कॉइल कौन सी है। फिर इस प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, उसके अलग अलग फॉर्मूले होंगे। सोलेनोइड दे रखा है तो अलग फार्मूला होगा, सर्कुलर कॉइल है तो अलग फार्मूला है, कोई और केस आए तो अलग फार्मूला होगा। फिर जो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड आ जाए आपने उसको सेकेंडरी के साथ लिंक करवाना है। तो सेकेंडरी के साथ लिंक करवाने का मतलब है कि जैसे NBA cos थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए अब वैल्यू क्या क्या है। N सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का ही लेना है, एरिया सेकेंडरी कॉइल का लेना है। अब सेकेंडरी कॉइल का एरिया क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल सर्कुलर शेप है, रेडियस इसका R1 है, तो सेकेंडरी कॉइल का एरिया कितना होगा πr1²। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ थीटा,
एरिया वेक्टर, इसका पहले ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ऐसे करंट घूम रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, डॉट लगा दिया। अब एरिया वेक्टर भी पॉजिटिव साइड पे होता है, बाहर की तरफ ही है, तो एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फॉर्मूला पुट करोगे, μ0/4 2 πIp/r2, ये bp की वैल्यू है, इंटू पाई r1² कोस 0 कितना होता है 1, और जो फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल होती है उसका फॉर्मूला हमें पता है MIP, तो IP से IP कैंसिल हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू बन जाएगी μ0/4 2 π² r1²/r2। ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको, इसलिए सिर्फ डेरिवेशन में लगता है, ये डेरिवेशन के हिसाब से बनेगा। तो क्या स्टेप्स अपने पास, पहले क्या ढूंढना है आपने, प्राइमरी कॉइल कौन सी है, बड़े वाला एरिया वाली प्राइमरी है, छोटे वाली सेकेंडरी होती है। प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड निकालो जो फॉर्मूला लगता है, फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी के साथ लिंक करवा दो, फिर φs की वैल्यू आप क्या लिखो MIP, देन IP कट जाएगा लास्ट में आंसर में करंट नहीं आएगा। तो ये तो मैंने इसका म्यूचुअल इंडक्शन निकाली। अगला केस करते हैं अपन। अगला केस है कि हमारे पास इस तरफ दो सर्कुलर कॉइल्स कॉन्सेंट्रिक तो है, बट उनके प्लेन्स परपेंडिकुलर है, इनका जो रेडियस है वो सेम है r, इसका भी रेडियस है आइडेंटिकल है। मतलब क्वेश्चन है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब कैसे पता लगाए, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ जी, तो म्यूचुअल इंडक्शन पता लगाने के लिए पहले तो अब ये ढूंढो कि प्राइमरी कॉइल कौन सी है। अब दोनों का रेडियस तो सेम है, तो जिस मर्जी को प्राइमरी मान लो, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हॉरिजॉन्टल वाली को प्राइमरी मान लेता हूँ, मान लिया प्राइमरी। अब हॉरिजॉन्टल वाली को प्राइमरी माना है, तो हॉरिजॉन्टल वाली सर्कुलर कॉइल है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लिखो, क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल के सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। डायरेक्शन बोलो, हॉरिजॉन्टल कॉइल है बच्चे, डायरेक्शन सोचो आप क्या बनेगी। ऐसे करंट चल रहा है, जो अपन ने पढ़ा हुआ 3rd चैप्टर में, थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड बनेगी। ये B मैंने बना दिया, हॉरिजॉन्टल कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड लिख दो। अब मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को किसके साथ लिंक करवाना है, दूसरी कॉइल के साथ, दूसरी कॉइल के साथ लिंक करवाना है, तो फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, दूसरी कॉइल में टर्न्स तो 1 है, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का लिंक करवाना है, दूसरी कॉइल का एरिया AS है, सारी वही बात है NBA cos थीटा। अब थीटा देखो, दूसरी कॉइल कौन सी है, वर्टिकल है, वर्टिकल कॉइल ऐसे है, तो वर्टिकल कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा ना, वो एरिया वेक्टर इधर होगा, वर्टिकल कॉइल का एरिया वेक्टर इधर है, हॉरिजॉन्टल कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। अब इसमें A और B में आपस में एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। हर बारी एंगल 0 डिग्री नहीं बनता, इस केस में एंगल बन गया 90 डिग्री, इस केस में एंगल तो आपके पास बना 90 डिग्री। तो फॉर्मूला है NBA cos थीटा, इस केस में थीटा की वैल्यू बनी 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बनी, तो cos 90 होता है 0। इसका मतलब φs की वैल्यू 0 आ गई, φs का फॉर्मूला MIP होता है, m की वैल्यू 0 आ गई। तो इस केस में देयर इज़ नो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन होनी नहीं इस केस में। तो एंगल पे सारी बात डिपेंड कर रही है, इस केस में देयर इज़ नो म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ऐसे आपको केसेस आ सकते हैं। अगला नेक्स्ट केस आप कर रहे हैं, this is a solenoid
ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A सोलेनॉइड का दिया हुआ है। इस सोलेनॉइड में हमने एक ना सर्कुलर कॉइल रख दी, इसके अंदर हमने एक छोटी सी सर्कुलर कॉइल रख दी है। इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस R है। वर्टिकल प्लेन में रखी है ऐसे, ठीक है, सर्कुलर कॉइल रख दी वर्टिकल प्लेन में और इसका रेडियस R है। आपका क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आपने इसमें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करना है, कितना होगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो अपना जो रूल है, तरीका है, वो तो पुराने वाला ही है। सबसे पहले प्राइमरी कॉइल कौन सी होगी, सोलेनॉइड को आप प्राइमरी मानेंगे, है ना जी। तो पहला मेथड के पहला स्टेप क्या है, क्या प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लिखो, म्यू नोट, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें मैं कह रहा हूँ, म्यू नोट N IP/L लिख दिया। प्राइमरी में करंट IP होता है, वो लिख दिया। प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड आपने लिखा। इस मैग्नेटिक फील्ड को किसके लिंक में करवाना है, सेकेंडरी कॉइल के। तो व्हाट इज़ द फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न तो 1 है। मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का, एरिया सेकेंडरी का, इसमें थीटा 0 डिग्री ही बनेगा क्योंकि एरिया वेक्टर इसका राइट साइड पे बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी BP भी राइट साइड पे बनेगा सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड पे बनेगा, एरिया वेक्टर भी राइट साइड पे है, तो एंगल तो 0 डिग्री बनेगा। अब BP की वैल्यू कितनी है, म्यू नोट N IP/L। छोटी कॉइल का एरिया कितना होगा, πr²। कोस 0 कितना होता है, 1। φs को हम क्या लिखते हैं, MIP। φs को हम क्या लिखते हैं, MIP। तो इसमें IP से IP अपना कैंसिल हो गया, तो कैपिटल M की वैल्यू आ गई म्यू नोट N πr²/L। तो ऐसे जितने मर्जी आप केसेस बना ले, कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन निकालने का यही तरीका है बस कि प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, उसको सेकेंडरी के साथ लिंक कर दो। अब म्यूचुअल इंडक्शन का लास्ट क्वेश्चन अपना, लास्ट क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन है, ठीक है, और वो होर्स में मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस में आता है, तो वो हमें आना चाहिए। है वो डेरिवेशन टाइप ही। ये डायग्राम बनी हुई है, दिस इज़ अ करंट कैरिंग वायर। NCERT क्वेश्चन है। इसके सामने हमने एक स्क्वायर लूप रखी है। इस स्क्वायर लूप की साइड, ये डिस्टेंस है B और स्क्वायर लूप की साइड है A। ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ जी, आंसर के लिए डायग्राम सब बच्चे दोबारा बनाएंगे। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी का तो वो ख़त्म ही हो गया कॉन्सेप्ट इस केस में, क्यों, कॉइल तो सिर्फ एक ही है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसका बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर का बनेगा। अब इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस स्क्वायर कॉइल पे कितना बनेगा। तो पहले तो तुम फॉर्मूला लिखो, करंट रफ में लिख रहा हूँ मैं अभी। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नोट बाय 4π 2I/R। ये फॉर्मूला है, ये होता है। R होता है डिस्टेंस। अब ये कॉइल यहाँ से शुरू हो रही है, इसको मैं नाम दे देता हूँ पहले, PQRS। कॉइल P से शुरू हो रही है, तो P पे अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर अलग होगा क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है। इस पॉइंट पे अलग मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे अलग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी कर रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, सब बच्चों ने आंसर के लिए डायग्राम दोबारा बनानी है। यहाँ पे आपने एक स्मॉल एरिया सपोज कर लेना है, स्मॉल स्ट्रिप सपोज कर लेनी है। इस स्ट्रिप की विड्थ है dx, इस स्ट्रिप का डिस्टेंस है x, और ये इसकी लेंथ तो a है ही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है ना, वेरिएबल है।
जैसे जैसे आप आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो ऐसे क्वेश्चन हमें इंटीग्रेशन से करने पड़ते हैं। तो कंसीडर अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx, हमने एक स्मॉल स्ट्रिप सपोज की, उसकी विड्थ है dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर। वो स्ट्रिप x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द वायर, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड देखें कितना बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा μ0/4π, स्ट्रेट वायर का डिस्टेंस x है, तो μ0/4π 2I/x मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अभी स्मॉल पोर्शन के अंदर फ्लक्स कितनी बनेगी, डी फाई। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन, एन तो 1 है, बी लिख दिया, ए एरिया लिख दिया, थीटा 0 डिग्री बनेगा। इसमें ना करंट की डायरेक्शन ऊपर की बजाय ना नीचे बना लो। जब भी हम कोई म्यूचुअल इंडक्शन की डेरिवेशन करें ना, उसमें कभी भी फ्लक्स नेगेटिव नहीं आएगी, एम हमेशा पॉजिटिव आता आंसर में। तो इसमें मैंने करंट नीचे बनाया, नीचे करंट बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बना, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ बना, ताकि फ्लक्स पॉजिटिव आए, ताकि म्यूचुअल इंडक्शन पॉजिटिव आए। मतलब आपने जब भी म्यूचुअल इंडक्शन निकालनी है, थीटा अगर आपको लगे यार 0 है या 180 है, तो 0 डिग्री ही लिखना है बस, 180 नहीं लिखना, उससे आंसर माइनस आएगा, और म्यूचुअल इंडक्शन माइनस में नहीं होती। ठीक है, ये लिख दिया। डी फाई इक्वल टू पुट द वैल्यू, बी की वैल्यू है μ0/4π 2I/x, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप कितना होगा, ए dx, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ है a और इसकी विड्थ है dx। कभी भी म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन आ जाए, थीटा हमेशा 0 और 180 में कन्फ्यूजन हो, तो हमेशा 0 डिग्री ही लिखना है। ये आ गई अपने पास, cos 0 तो 1 होता ही है। अब मैं इंटीग्रेट करूँगा टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, μ0/4π 2I/x a dx। अब ये स्ट्रिप शुरू कहाँ से हो रही है, ये सॉरी लूप शुरू कहाँ से हो रही है, b डिस्टेंस से, और ख़त्म कहाँ पे होगी, a+b पे। b से शुरू हो रही है और a+b पे ख़त्म हो रही है। तो इसकी लिमिट अपने ये 0 to a नहीं लगानी, इसकी लिमिट हमने लगानी है b से लेकर a+b तक, और फ्लक्स की लिमिट लगानी है 0 से लेकर फाई तक। तो फ्लक्स की लिमिट तो लगा दी हमने, इंटीग्रेशन कर दी फाई इक्वल टू μ0/4π 2I, a 12 आ गया, इंटीग्रेशन b से लेकर a+b तक, लिमिट है ये है dx/x। तो फाई की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास बनेगी μ0/4π 2IA, dx/x की इंटीग्रेशन होती है log x, लिमिट फ्रॉम b टू a+b, μ0/4π 2IA, ये तुम्हारा बन गया log ऑफ a+b माइनस log ऑफ b, ये बना। तो आपके पास फिर ये बन जाएगा फाई इक्वल टू μ0/4π 2IA log ऑफ a+b माइनस ऑफ log b होता है log a/b। ये हमने लिख दिया, फ्लक्स आ गई, log ऑफ a+b माइनस log b का ये फॉर्मूला लिख दिया। और वैसे देखें अपन तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, MIP होता है, तो MI लिखेंगे। इसमें अपन ने करंट I सपोज किया हुआ है, गिवन ही है, करंट सपोज ही नहीं किया, गिवन है करंट I, ये हो गया। तो इसमें I से I कैंसिल हो गया, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ गया, M की वैल्यू आ गई μ0/4π 2A log ऑफ a+b/b, दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ तक बच्चे अपना म्यूचुअल इंडक्शन ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े से इसके NCERT के न्यूमेरिकल्स है वो करके फिर हमने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस स्टार्ट करने हैं। आप भी अपनी बुक में से, जो आपका बुक है प्रदीप्स की या सब्जेक्टिव बुक, उसमें से म्यूचुअल इंडक्शन के न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हो। मैं चैप्टर में कल क्लास में वाइंड अप कर दूँगा। थैंक यू।